नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था पर गहराई से बात करने वाले हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी। जी बिल्कुल। ये सिर्फ भारत की सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय भी है। हाँ, और इसकी जड़ें सीधे हमारे संविधान में हैं। सही कहा। संविधान का भाग 14 और उसमें अनुच्छेद 351 से लेकर 323 तक इसी के बारे में है। इसका पूरा ढांचा, नियुक्ति, हटाना, शक्तियां, कार्य, सब कुछ। और हमारी आज की ये जो चर्चा है, ये उपलब्ध अध्याय 44 के कुछ हिस्सों पर आधारित है। जी। तो हमारा इरादा क्या है? हम चाहते हैं कि यूपीएससी के हर पहलू को बिल्कुल बारीकी से समझें। हाँ, जैसे कि इसकी बनावट कैसी है, सदस्य कैसे चुने जाते हैं या हटाए जाते हैं, और सबसे जरूरी इसकी स्वतंत्रता कैसे बनी रहती है। और इसके काम क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं, और असल में भारतीय प्रशासन में इसकी भूमिका क्या है। हम हर छोटे बड़े बिंदु पर बात करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि एक साफ और गहरी समझ बन पाए। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं इसके गठन से, इसकी संरचना से। ठीक है। तो देखिए, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं। हाँ। और कुछ अन्य सदस्य। और इनकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अच्छा। और सदस्य कितने होते हैं? संख्या तय है क्या? नहीं, यही एक दिलचस्प बात है। संविधान ने सदस्यों की कोई फिक्स्ड संख्या नहीं बताई है। ये पूरी तरह से राष्ट्रपति के विवेक पर छोड़ा गया है कि आयोग में कितने सदस्य होंगे। ओह अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। हाँ। लेकिन एक शर्त जरूर है। हाँ। वो ये कि आयोग के कम से कम आधे सदस्य 50% ऐसे लोग होने चाहिए। कौन? जिन्हें भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 साल काम करने का अनुभव हो। अच्छा, 10 साल का प्रशासनिक अनुभव जरूरी है आधे सदस्यों के लिए। जी बिल्कुल, ताकि आयोग के पास प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव समझ बनी रहे। ये तो लॉजिक लगता है। और सेवा शर्तें वगैरह कौन तय करता है? वो भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करते हैं। सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें दोनों। राष्ट्रपति चाहे तो इस संबंध में नियम बनाने के लिए अधिकृत भी कर सकते हैं। ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? सदस्य 6 साल की अवधि तक या 65 साल की उम्र तक, इनमें से जो भी पहले हो जाए तब तक पद पर रहते हैं। 6 साल या 65 साल? जी। और अगर वो चाहें तो उससे पहले भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देकर पद छोड़ सकते हैं। अच्छा, पर एक सवाल है। मान लीजिए अध्यक्ष का पद खाली हो जाए या फिर वो किसी वजह से काम न कर पा रहे हों, तब क्या होता है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति किसी सदस्य को, जो मौजूदा सदस्य हैं, उन्हें कार्यवाहक अध्यक्ष, एक्टिंग चेयरमैन बना सकते हैं। एक्टिंग चेयरमैन? जी। ये 2 परिस्थितियों में हो सकता है, या तो अध्यक्ष का पद खाली हो, या फिर अध्यक्ष छुट्टी पर हो, या किसी और कारण से अपनी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हो। और ये कार्यवाहक अध्यक्ष कब तक काम करते हैं? वो तब तक काम करते हैं जब तक या तो नए अध्यक्ष पद ग्रहण नहीं कर लेते, या फिर जो मूल अध्यक्ष है वो वापस आकर अपना काम नहीं संभाल लेते। समझ गया। ये व्यवस्था इसलिए जरूरी है ताकि काम ना रुके। बिल्कुल। अब आते हैं सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया पर। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उनकी स्वतंत्रता से, इंडिपेंडेंस से सीधा जुड़ा हुआ है। हाँ, ये जरूर जानना चाहेंगे कि उन्हें कैसे हटाया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, लेकिन केवल उन्हीं तरीकों से जो संविधान में बताए गए हैं, मनमाने ढंग से नहीं। ठीक है। तो क्या आधार हैं हटाने के? कुछ आधार तो बिल्कुल सीधे साधे हैं। जैसे अगर कोई सदस्य दिवालिया घोषित कर दिया गया हो, बैंकरप्ट। हाँ। या फिर अपने कार्यकाल के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर कहीं और कोई पेड नौकरी करने लगे। अच्छा, साइड में कोई और सैलरी वाली जॉब नहीं ले सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर तीसरा आधार है कि अगर राष्ट्रपति की राय में वो मानसिक या शारीरिक रूप से दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लायक नहीं है। इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड या बॉडी? जी। लेकिन एक और आधार है, कदाचार यानी मिसबिहेवियर। और इस आधार पर हटाने की प्रक्रिया थोड़ी अलग और ज्यादा सख्त है। अच्छा, वो कैसे? अगर कदाचार के आधार पर किसी सदस्य या अध्यक्ष को हटाना है तो राष्ट्रपति को वो मामला जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजना ही होगा। ये अनिवार्य है, मैंडेटरी। सीधा सुप्रीम कोर्ट? हाँ। और सिर्फ भेजना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो जांच करके सलाह देगा, वो सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होगी, बाइंडिंग होगी। अरे वाह! राष्ट्रपति को वो माननी पड़ेगी? माननी पड़ेगी, वो मना नहीं कर सकते। यही वो प्रावधान है जो आयोग की स्वतंत्रता को बहुत मजबूती देता है। सही बात है। ये तो बहुत बड़ा सेफगार्ड है। बिल्कुल।
और जब तक ये जांच सुप्रीम कोर्ट में चल रही होती है तब तक राष्ट्रपति चाहें तो उस अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित मतलब सस्पेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, पर ये कदाचार या मिसबिहेवियर का मतलब क्या है संविधान के हिसाब से? संविधान इसे भी स्पष्ट करता है। इसके अनुसार अगर कोई सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से जुड़ा है या उसमें किसी तरह से इंटरेस्टेड है, मतलब निजी तौर पर, हाँ निजी तौर पर, या फिर ऐसे किसी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से होने वाले फायदे में हिस्सेदार है, हाँ, तो उसे कदाचार का दोषी माना जाएगा। अच्छा, इसमें एक छूट भी है शायद। हाँ, एक छूट है। हाँ। अगर वो किसी कंपनी का सदस्य है और उसे कंपनी के बाकी सदस्यों के साथ सामान्य रूप से कोई लाभ मिल रहा है, हाँ, तो वो कदाचार नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ गया। तो ये हटाने की प्रक्रिया काफी मजबूत है। जी, और यही हमें अगले मुद्दे पर लाता है, आयोग की स्वतंत्रता यानी इंडिपेंडेंस। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि ऐसी संस्था स्वतंत्र रूप से काम करें। तो क्या क्या इंतजाम किए गए हैं इसके लिए? कई इंतजाम है। पहला तो ये कार्यकाल की सुरक्षा जो हमने अभी डिस्कस किया, उन्हें केवल संविधान में बताए गए आधारों पर ही हटाया जा सकता है। सही। दूसरा ये कि उनकी सेवा की शर्तें मतलब सर्विस कंडीशंस जो राष्ट्रपति तय करते हैं, उन्हें नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए बदला नहीं जा सकता। मतलब अपॉइंटमेंट के बाद उनकी सैलरी या सुविधाएं कम नहीं की जा सकती। ये भी जरूरी है ताकि कोई दबाव ना बना सके। बिल्कुल। तीसरा, आयोग के जितने भी खर्चे होते हैं, अध्यक्ष, सदस्य, स्टाफ की सैलरी, भत्ते, पेंशन वगैरह, वो सब भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर भारित होते हैं। भारित होते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इन खर्चों पर संसद में वोटिंग नहीं होती, वो बस पास हो जाते हैं। ये सुनिश्चित करता है कि वित्तीय मामलों में आयोग सरकार पर निर्भर न रहे। अच्छा, मतलब बजट के टाइम पर इस पर बहस या कटौती नहीं हो सकती? सही। और चौथा प्रावधान है पुनर्नियुक्ति पर रोक। मतलब रिटायरमेंट के बाद? हाँ, यूपीएससी का अध्यक्ष रिटायर होने के बाद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई और पद नहीं ले सकता। बिल्कुल नहीं, कोई भी पद नहीं। कोई भी नहीं। और सदस्य के लिए थोड़ी छूट है। यूपीएससी का सदस्य रिटायर होने के बाद यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है या फिर किसी स्टेट पीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। अच्छा, ये 2 ऑप्शन है। हाँ, लेकिन इन 2 पदों के अलावा वो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई और नौकरी या पद नहीं ले सकता। और क्या वो उसी पद पर दोबारा नियुक्त हो सकते हैं, मतलब सेकंड टर्म? नहीं, अध्यक्ष या सदस्य कोई भी उसी पद पर दूसरे कार्यकाल के लिए पात्र नहीं होता। तो ये सारे प्रावधान मिलकर यूपीएससी की स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। जी, ताकि वो बिना किसी डर या लालच के निष्पक्ष होकर काम कर सकें, भविष्य में किसी पद का लालच न हो। सही कहा। अब बात करते हैं इसके कार्यों की। फंक्शंस क्या हैं यूपीएससी के? सबसे प्रमुख काम तो हम सब जानते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं जैसे आईएएस, आईपीएस, केंद्रीय सेवाओं ग्रुप ए और बी और केंद्र शासित प्रदेशों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाएं आयोजित करना। हाँ, सिविल सेवा परीक्षा तो सबसे ज्यादा जानी जाती है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर 2 या 2 से ज्यादा राज्य अनुरोध करें तो उनके लिए संयुक्त भर्ती जॉइंट रिक्रूटमेंट की योजना बनाने और उसे आयोजित करने में भी ये राज्यों की मदद करता है। अच्छा, ये राज्यों की भी मदद कर सकता है? हाँ, अगर राज्यों को किसी ऐसी सेवा के लिए भर्ती करनी है जिसके लिए विशेष योग्यता वाले उम्मीदवार चाहिए और राज्यपाल के अनुरोध पर अगर राष्ट्रपति मंजूरी दे दें तो ये राज्य की किसी भी जरूरत को पूरा कर सकता है। ये तो हुए सीधे भर्ती वाले काम। इसके अलावा परामर्श वाले कार्य भी हैं। हाँ, बहुत सारे मामलों पर सरकार यूपीएससी से परामर्श करती है, जैसे अनुच्छेद 320 में बताया गया है। किन मामलों पर? जैसे सिविल सेवाओं और पदों पर भर्ती के तरीकों से जुड़े सभी मामले। मतलब रिक्रूटमेंट मेथड्स पर सलाह? जी, सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने, एक सेवा से दूसरी सेवा में प्रमोशन और ट्रांसफर करने में कौन से सिद्धांत अपनाए जाएं, इस पर सलाह। प्रिंसिपल्स फॉर अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर। हाँ, और साथ ही ऐसी नियुक्तियों, प्रमोशन या ट्रांसफर के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता मतलब सूटेबिलिटी पर भी सलाह ली जाती है। और भी है, जैसे किसी सिविल सेवक को प्रभावित करने वाले सभी अनुशासनात्मक मामले मतलब डिसिप्लिनरी मैटर्स। जैसे किसी अफसर पर कोई कार्रवाई होनी हो। हाँ, उसमें उससे जुड़े जो अभ्यावेदन या याचिकाएं होती हैं उन पर भी यूपीएससी से सलाह ली जाती है। अच्छा। फिर अगर कोई सिविल सर्वेंट अपने सरकारी काम को करते हुए कोई काम करता है और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो जाती है
तो उसके बचाव में जो कानूनी खर्चा हुआ उसके क्लेम पर भी सलाह ली जाती है। ओके, लीगल एक्सपेंस के रीइंबर्समेंट पर। जी, और अगर भारत सरकार के अधीन सेवा करते समय किसी को चोट लग जाती है तो उससे जुड़ी पेंशन के किसी दावे पर भी सलाह ली जाती है। और इनके अलावा राष्ट्रपति कोई और मामला भी आयोग को सलाह के लिए भेज सकते हैं। तो ये काफी विस्तृत सूची है परामर्श के मामलों की, लेकिन यहाँ एक अहम सवाल उठता है, क्या सरकार के लिए यूपीएससी की ये सलाह माननी बाध्यकारी है? नहीं, यही एक बहुत बड़ा पेंच है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि इन मामलों में सरकार का यूपीएससी से सलाह लेना जरूरी तो है, लेकिन अगर सरकार सलाह नहीं लेती है या ली गई सलाह को नहीं मानती है तो सरकार का फैसला अवैध या इनवैलिड नहीं हो जाएगा। अच्छा, मतलब ये प्रावधान अनिवार्य, मैंडेटरी नहीं बल्कि निर्देशिका। बिल्कुल सही, ये डायरेक्टरी नेचर का है। और कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर सरकार सलाह नहीं लेती है तो जिस सरकारी कर्मचारी पर असर पड़ा है वो इस आधार पर कोर्ट में कोई राहत नहीं मांग सकता। ओह, तो मतलब सलाह महत्वपूर्ण तो है पर बाइंडिंग नहीं है। हाँ, सलाह का वजन है, सरकार आमतौर पर मानती है लेकिन कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है। ठीक है, क्या संसद यूपीएससी के कार्यों को बढ़ा सकती है? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 321 के तहत संसद को ये शक्ति है कि वो संघ की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य यूपीएससी को सौंप सकती है। अच्छा, इतना ही नहीं, संसद चाहे तो किसी स्थानीय प्राधिकरण या कानून द्वारा बनाई गई किसी कॉरपोरेट बॉडी या किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन के कार्मिक सिस्टम को भी यूपीएससी के दायरे में ला सकती है। ठीक है। और आयोग अपनी रिपोर्ट कैसे देता है? यूपीएससी हर साल अपने काम की एक रिपोर्ट तैयार करता है और उसे राष्ट्रपति को सौंपता है। ये अनुच्छेद 323 में है। और फिर उस रिपोर्ट का क्या होता है? राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के सामने रखवाते हैं। सिर्फ रिपोर्ट? नहीं, रिपोर्ट के साथ एक ज्ञापन मतलब मेमोरेंडम भी रखा जाता है। उस मेमोरेंडम में ये बताया जाता है कि किन मामलों में आयोग की सलाह नहीं मानी गई और उसके कारण क्या थे। अच्छा, तो पारदर्शिता रहती है। हाँ, संसद को पता चलता है कि सलाह क्यों नहीं मानी गई। जी, ये एक तरह का चेक है सरकार पर। अब बात करते हैं यूपीएससी की सीमाओं की। लिमिटेशंस क्या हैं? क्या ऐसे भी मामले हैं जिन पर यूपीएससी से सलाह नहीं ली जाती? हाँ, बिल्कुल है। कुछ मामले जानबूझकर यूपीएससी के दायरे से बाहर रखे गए हैं। कौन से मामले? पहला, जब किसी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण किया जाता है। रिजर्वेशन के मामलों में सलाह नहीं ली जाती। ठीक है, रिजर्वेशन पॉलिसी सरकार तय करती है। जी। दूसरा, सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति यानी एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के दावों को ध्यान में रखते समय भी सलाह नहीं ली जाती। अच्छा, एससी एसटी के क्लेम्स पर भी नहीं? नहीं। तीसरा, अगर किसी पद पर अस्थायी या स्थानापन्न ऑफिसिएटिंग नियुक्ति करनी है और ये उम्मीद है कि वो व्यक्ति 1 साल से ज्यादा उस पद पर नहीं रहेगा तो ऐसी नियुक्ति के चयन पर भी सलाह नहीं ली जाती। मतलब शॉर्ट टर्म टेम्पररी अपॉइंटमेंट्स। इसमें राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि अगर लोकहित में तुरंत नियुक्ति जरूरी है तो बिना सलाह के कर सकते हैं, लेकिन अगर उम्मीद है कि व्यक्ति 1 साल से ज्यादा रहेगा तो बाद में सलाह लेनी पड़ती है। और फिर ग्रुप सी और ग्रुप डी सेवाओं में जो बड़ी संख्या में भर्तियां होती हैं उन पर भी सामान्यतः सलाह नहीं ली जाती। लोअर लेवल पोस्ट्स के लिए। जी। और कुछ खास तरह के पद हैं जैसे विभिन्न बोर्ड, कमीशन, ट्रिब्यूनल वगैरह के अध्यक्ष या सदस्य के पद। अच्छा, जैसे किसी खास रेगुलेटरी बॉडी का चेयरमैन। हाँ, और विदेशों में जो हमारे राजनयिक मिशन होते हैं उनके प्रमुखों के पद जैसे राजदूत, उच्चायुक्त वगैरह, इन पर नियुक्ति के लिए भी यूपीएससी से सलाह नहीं ली जाती। ये तो काफी सारी सीमा हो गए। हाँ, और राष्ट्रपति के पास ये शक्ति भी है कि वो नियम बनाकर कुछ पदों, सेवाओं और मामलों को यूपीएससी के दायरे से बाहर कर सकते हैं। राष्ट्रपति नियम बनाकर बाहर कर सकते हैं? जी, वो नियम बना सकते हैं जिनमें ये बताया जाएगा कि किन मामलों में यूपीएससी से सलाह लेने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसे सभी नियम बनने के बाद कम से कम 14 दिनों के लिए संसद के दोनों सदनों के सामने रखना जरूरी है। और संसद उन्हें बदल सकती है? हाँ, संसद चाहे तो उन्हें संशोधित या निरस्त कर सकती है। इसी शक्ति का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति ने यूपीएससी परामर्श से छूट विनियम यूपीएससी एग्जेम्पशन फ्रॉम कंसल्टेशन रेगुलेशंस बनाए हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यूपीएससी की भूमिका को हम कैसे समझें? संविधान इसे क्या मानता है? संविधान इसे भारत में योग्यता प्रणाली का प्रहरी यानी वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम के रूप में देखता है। मेरिट सिस्टम का प्रहरी। जी, इसका मुख्य सरोकार है अखिल भारतीय सेवाओं
और केंद्रीय सेवाओं, खासकर ग्रुप ए और बी में भर्ती करना। और दूसरा, जब सरकार सलाह मांगे तो प्रमोशन और अनुशासनात्मक मामलों पर सलाह देना। लेकिन कुछ चीजें हैं जो ये नहीं करता, है ना? बिल्कुल। ये ध्यान रखना जरूरी है कि यूपीएससी सेवाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, पे स्केल और सर्विस कंडीशंस तय करना, कैडर मैनेजमेंट या ट्रेनिंग जैसे काम नहीं करता। तो ये सब कौन करता है? ये सारे काम कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग 2PT देखता है, जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का एक हिस्सा है। अच्छा, तो 2PT ये सब संभालता है। हाँ, इसलिए हमें ये समझना होगा कि यूपीएससी केवल एक केंद्रीय भर्ती एजेंसी है, रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये पूरा HR डिपार्टमेंट नहीं है सरकार का। और इसकी भूमिका सीमित होने के साथ साथ सलाहकारी भी है, जैसे हमने पहले बात की। जी, इसकी भूमिका न केवल लिमिटेड है बल्कि सिर्फ एडवाइजरी नेचर की है। इसकी सिफारिशें सरकार पर बाइंडिंग नहीं है। सरकार सलाह माने या ना माने ये उस पर निर्भर है। बिल्कुल। सरकार ऐसे नियम भी बना सकती है जो यूपीएससी के सलाहकार कार्यों के दायरे को और सीमित कर दें। एक और संस्था है केंद्रीय सतर्कता आयोग, CVC। उसके आने से यूपीएससी की भूमिका पर क्या असर पड़ा है? हाँ, 1964 में जब CVC बना तो उससे अनुशासनात्मक मामलों में यूपीएससी की भूमिका थोड़ी प्रभावित हुई है। कैसे? क्योंकि अब होता यह है कि सरकार अक्सर दोनों से सलाह लेती है, CVC से भी और यूपीएससी से भी। अच्छा, तो इससे तो कंफ्यूजन हो सकता है अगर दोनों की सलाह अलग अलग हुई तो? हाँ, बिल्कुल। इससे कभी-कभी परस्पर विरोधी सलाह की समस्या पैदा हो जाती है। हालांकि यहाँ ये याद रखना चाहिए कि यूपीएससी एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जबकि CVC मूल रूप से सरकार के एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना था। हालांकि बाद में 2003 में उसे वैधानिक दर्जा मतलब स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया, लेकिन फिर भी संवैधानिक निकाय होने के नाते यूपीएससी का कद CVC से ऊंचा माना जाता है। तो वरीयता यूपीएससी को मिलेगी। एक तरह से हाँ, उसकी संवैधानिक स्थिति ज्यादा मजबूत है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी एक बहुत महत्वपूर्ण और स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। इसका मुख्य ध्यान भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और योग्यता मतलब फेयरनेस और मेरिट सुनिश्चित करने पर है। हाँ, और योग्यता प्रणाली के प्रहरी के रूप में इसका महत्व बहुत ज्यादा है, भले ही इसकी भूमिका मुख्यतः सलाहकारी क्यों ना हो। बिल्कुल। इसकी सलाह बाध्यकारी न होते हुए भी सरकारें आमतौर पर इसकी सलाह का सम्मान करती हैं। सही। तो ये थी हमारी यूपीएससी पर गहन चर्चा। जी, और अंत में एक विचारणीय प्रश्न शायद ये उठता है। क्या? कि एक ऐसी संस्था जिसकी सलाह कानूनी तौर पर बाध्यकारी नहीं है, वो असल में व्यवहार में अपनी स्वतंत्रता और प्रभाव को कैसे संतुलित करती है और कैसे बनाए रखती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। और साथ ही भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में एक निष्पक्ष योग्यता प्रणाली को बनाए रखने की वास्तविक जमीनी चुनौतियां क्या हैं? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर शायद आगे और विचार किया जा सकता है। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।